आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, जो कि हमारा है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कौन सी टेक्स्ट बुक? क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक में। ओके, बिफोर डिस्कसिंग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, आपको सबसे पहले फाइबर का मतलब पता होना चाहिए। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर एक ऐसा थिन, एक धागा सा होता है जिसको अगर हम निट करेंगे या वोव करेंगे तो उससे हम एक फैब्रिक बना पाएंगे, उससे हम एक कोई कपड़ा बना पाएंगे। तो फाइबर क्या होता है? एक धागा, या धागा बहुत सारे मल्टीपल धागे हो, उनको अगर हम जब निट करेंगे या वोव करेंगे तो उससे हम एक अच्छा फैब्रिक बना पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। अब जो फाइबर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट्स कौन से हैं? नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है। अब नेचुरल फाइबर तो वो फाइबर होता है जो कि हमें नेचर देती है, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क। अब आपको पता है सिल्क किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म से बनता है सिल्क। कॉटन को अगर हम उगाएंगे कॉटन मिल जाएगी। वूल हमें किससे मिलती है? शीप से मिलती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें नेचुरल प्लांट्स और एनिमल से मिलती है। बट सिंथेटिक और मैन मेड वो फाइबर होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। मैन मेड इसलिए वो बोला गया, ये सिंथेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है। तो सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, आप इसे सिंथेटिक भी बोल सकते हो, मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हो। तो सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर वो चीजें होती हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और नेचुरल फाइबर वो चीजें हैं जो हमें नेचर देती है, जो हमें नेचर से मिलता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कॉटन, वूल और सिल्क। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कौन बनाता है, इसके तो नाम में ही लिखा है कि मैन मेड, मतलब इंसानों द्वारा बनाए जाने वाला फाइबर। तो ये क्या है? सिंथेटिक। आप इसे सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हो, आप इसे मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हो, मेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि कौन से ऐसे फाइबर हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। पहला है रेयॉन, एक्रेलिक, तीसरा है नायलॉन, फोर्थ है पॉलिएस्टर। ये चार आपकी बुक में गिवन है। धीरे धीरे करके हम इन चारों को स्टडी करेंगे। मेन हमारा टॉपिक नेचुरल फाइबर को स्टडी करना नहीं है, आपका टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को स्टडी करना। तो मेन जो आपका टॉपिक है वो इस चीज को स्टडी करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर वो फाइबर होते हैं जो इंसानों द्वारा फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? रेयॉन, एक्रेलिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर। ये चार मैनमेड फाइबर हैं जो आज हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। अच्छा, पहले मैनमेड फाइबर से पढ़ने से पहले आपकी बुक में एक टर्म दी गई है, पॉलीमर। कौन सी टर्म दी गई है? पॉलीमर। आइए पॉलीमर को पहले डिस्कस करते हैं। पॉलीमर पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है? इट्स अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। ये सारा कंसेप्ट पॉलीमर पे जाके ही मिलेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन पहले दी गई है। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बनता कैसे है? वो छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके बनता है। ऐसे नहीं होता कि वो प्योर, देखो सिंथेटिक चीज जो होती है ना वो कभी भी प्योर नहीं होती। ठीक है, सिंथेटिक चीज में थोड़ी सी ना, आप हिंदी में अगर बोले मिलावट या आर्टिफिशियल चीज एक ऐड होगी, तभी वो चीज प्योर नहीं हो सकती। जैसे सिल्क है, ये प्योर चीज है, बट अगर आप बोलो रेयॉन एक प्योर चीज है, नहीं। एक्रेलिक एक प्योर चीज है, नहीं। इसके अंदर कोई ना कोई एडिशन जरूर होगा। तो क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो बनता है छोटे छोटे चेन, स्मॉल यूनिट की चेन से। जब ये स्मॉल यूनिट इज ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था ये प्योर चीज नहीं होती, तो ये केमिकल सब्सटेंस से होती है, ये केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है। मेनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट। बता, synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Synthetic fiber में क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट्स की एक चेन बनती है, उसे मिलाकर सिंथेटिक फाइबर बनता है।
जो स्मॉल यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैंने आपको बताया कि वो प्योर नहीं होते, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जब स्मॉल यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो एक लार्ज सिंगल यूनिट बना देंगे। ऐसे छोटे 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 यूनिट जब कंबाइन हो जाएंगे तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बना देंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। आइए दोबारा से समझते हैं। देखिए, जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो कैसे बनता है। सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स की एक चेन होती है जिसको मिला के सिंथेटिक फाइबर बनता है। वो जो एक स्मॉल यूनिट होता है वो क्या होता है, प्योर नहीं होता, केमिकल सब्सटेंस होता है। ऐसे जब छोटे छोटे यूनिट कंबाइन होते रहेंगे तो एक लॉन्ग लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं और उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अच्छा, पॉलीमर ना बेसिकली मैं आपको बताऊं, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये अगर आप इसे बीच में से तोड़ें तो पॉली अलग, मर अलग। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। मैंने आपको बताया ना। तो ऐसी कोई चेन जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बनी हो ताकि हमारे पास लार्ज एक सिंगल यूनिट आ सके, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर। आपको समझ में आ गया। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो ऐसी कोई चेन, ऐसी कोई लार्ज सिंगल यूनिट चेन जो मिलकर स्मॉल यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है हमारे पास, पॉलीमर। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो मैंने आपको बताया। पॉलीमर तो एक कंसेप्ट आपकी बुक में गिवन है तो आपको बताना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मैंने आपको बताया था ना, मैन मेड फाइबर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा पढ़ा था हमने, रेयॉन। तो अब हम बात सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की। आप इसके अगर ये 3 पॉइंट्स याद कर लेंगे दैट्स मोर देन इनफ। तो पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन पढ़ने से पहले, रेयॉन को कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। आपको पता है सिल्क आपको कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, एक कीड़े से मिलता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। आपको उससे सिल्क मिलता है। अच्छा, वो तो प्योर सब्सटेंस हो गया। अच्छा, जो प्योर सिल्क होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जनरली नॉर्मल लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है तो लोग उसे खरीद नहीं पाते। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्यों ना बनाया जाए, ऐसा सिल्क बनाया जाए जो सब लोग खरीद सके। प्योर सिल्क है, एक्सपेंसिव है, लोग नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा सिल्क बनाया जाए जो आर्टिफिशियल सिल्क हो। तो उस आर्टिफिशियल सिल्क को बनाते बनाते, कौन सी, ये बहुत पुरानी बात है, तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी तक आते आते साइंटिस्ट ने एक फाइबर ढूंढा जो बिल्कुल सिल्क की प्रॉपर्टीज के साथ मैच मैच करता है, मतलब दिखता बिल्कुल सिल्क जैसा है, मतलब कपड़ा को आप हाथ लगाओगे बिल्कुल सिल्क जैसा लगेगा। तो साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर कर ली। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेयॉन। तो रेयॉन क्या है हमारे पास, रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। एक्चुअल सिल्क तो आपको पता है सिल्क वॉर्म से मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव है। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाए। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक आते आते हमारे पास साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, रेयॉन। तो रेयॉन की बात कर लेते हैं। फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड का जो पल्प होता है, अगर हम उसका केमिकल ट्रीटमेंट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक फाइबर मिलेगा जिसका नाम है, क्या नाम है, रेयॉन। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर होते हैं उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, वो प्योर चीज नहीं होती। आपकी प्योर चीज सिर्फ नेचुरल फाइबर्स होंगे। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स है वो प्योर चीज नहीं होती, ठीक है। तो रेयॉन इसलिए बनाया गया ताकि बाकी के नॉर्मल लोग भी आर्टिफिशियल सिल्क को एंजॉय कर सके। तो रेयॉन को अब हम और क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिल्क।
अच्छा, ये बनाया इसलिए गया था कि बाकी लोग एंजॉय कर सके, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इट इज चीपर देन सिल्क। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा? इट इज चीपर देन सिल्क। एक्चुअल सिल्क जो सिल्क वॉर्म से बनती है उससे काफी चीपर होती है ये। थर्ड पॉइंट बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स कभी भी ये मिक्सचर से बनते हैं, ये प्योर चीज तो होती नहीं। देखो, जो सिल्क होएगा वो प्योर सिल्क होएगा, बट जो आपका सिंथेटिक फाइबर होगा वो मिक्सचर से बनेगा। तो रेयॉन जब चीजें बनाता है तो वो अपने आप से खुद से नहीं बनाता, वो थोड़ा आप कुछ एडिशन करेगा अपने अंदर चीज बनाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें बेडशीट बनानी है, बेडशीट बनानी है, तो क्या होगा? रेयॉन किसके साथ मिक्स होगा? कॉटन के साथ। एक आर्टिफिशियल सिल्क कॉटन के साथ मिक्स होएगी तो क्या बनेगी? बेडशीट बनेगी। मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर्स प्योर चीज नहीं होते, एक मिक्सचर होते हैं किसी चीज का। तो जब रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क कॉटन के साथ मिलेगी तो हमारे पास क्या बनेगा? बेडशीट बनेगा। और जब रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? कारपेट। तो बेसिकली रेयॉन की ये तीन चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प इज नोन एज रेयॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फाइबर हमें वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से मिलता है उसको बोलते हैं रेयॉन। रेयॉन को और क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों बनाया गया था? क्योंकि एक्चुअल सिल्क बहुत एक्सपेंसिव है, तो इट इज तो रेयॉन इसलिए बनाया गया है ताकि बाकी लोग एंजॉय कर सके, दैट्स व्हाई इट इज चीपर देन सिल्क। थर्ड पॉइंट बात करें, जो आपकी सिंथेटिक सिल्क या सॉरी सिल्क नहीं, सिंथेटिक फाइबर होता है वो प्योर चीज नहीं होती, वो मिक्सचर होता है। ठीक है, तो रेयॉन अगर आपको बेडशीट बनानी है तो अगर रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क को आप कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो आपकी बेडशीट बनेगी। अगर आपने कारपेट्स बनाने हैं तो रेयॉन को आपको वूल के साथ मिक्स करना पड़ेगा ताकि आपके पास कारपेट बन सके। एक्चुअल वूल का कारपेट तो बहुत एक्सपेंसिव है। अब मान लो आपको कुछ ऐसा कारपेट चाहिए जो बहुत सुंदर हो, आपको सिल्क जैसा टेक्सचर दे, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें रेयॉन और वूल को मिक्स करके आपके पास अच्छे वाले कारपेट आ जाएंगे जो कि चीपर हो। आई बात समझ में? तो रेयॉन का तो यहाँ पे हो गया कंसेप्ट खत्म। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर पे, जो कि है नायलॉन। जो कि है नायलॉन। आइए बात करते हैं अनदर मैन मेड फाइबर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एग्जांपल्स में, अनदर मैन मेड फाइबर। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, बनता कैसे है? कोल से बनता है। ये आप चीजें प्लीज याद रखिएगा, बड़े ही कंसाइज फॉर्म में मैंने लिखा है, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बनता कैसे है? कोल से बनता है, वाटर से बनता है और एयर से बनता है। इजी टू रिमेम्बर। कोल से बनता है, वाटर से बनता है, एयर से बनता है। अनदर मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होता है, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, ओके, लस्ट्रस, इजी टू वॉश। इजी टू वॉश इसलिए है, आपको पता होगा अगर आप अपनी मदर से पूछे, जो प्योर चीज होती है ना उसको धोना नहीं होता, उसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। बट लेकिन ये क्योंकि आपको पता है ये सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर है, ये तो मतलब एक आर्टिफिशियल वाला काम है, तो आप इसको इजीली धो सकते हो घर में। तो क्या क्या है? इट्स स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक। अच्छा, जो प्योर चीज होती है ना वो काफी डेलिकेट होती है, बट ये एक मिक्सचरस या आप इसे बोले एक आर्टिफिशियल चीज है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज इलास्टिक, ठीक है, इट इज लाइट वेट, ठीक है, इट इज लाइट वेट, इट इज लस्ट्रस, बहुत चमक होती है इसमें, इजी टू वॉश, आप इसे इजीली घर में भी वॉश कर सकते हो, देर इज नो नीड टू गो टू द ड्राई क्लीनर। ठीक है, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। आगे बात करते हैं, दैट्स वाई इट बिकम्स पॉपुलर टू मेक क्लोथ्स। तभी ये नॉर्मल जो क्लोथ्स हम यूज करते हैं ये तभी इतना पॉपुलर है इसके करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। कौन से करेक्टरिस्टिक्स? स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस, इजी टू वॉश। तभी ये कपड़े बनाने में, बाकी कपड़े बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, या कपड़े बनाने में या बाकी जो आपकी रेगुलर चीजें उनको बनाने में बहुत मदद करता है, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टूथ ब्रशेस जो आप करते हैं,
कार सीट बेल्ट और कर्टेन्स जो आप यूज करते हैं, तो ये बनाने में भी नायलॉन यूज करते हैं ताकि ये सब चीजें बन पाए। अब हम बात करेंगे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में। हमने नायलॉन के बारे में पढ़ लिया, रेयॉन के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम बात करेंगे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में। सबसे पहले पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ते हैं। मेड फ्रॉम द फाइबर दैट डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ये एक ऐसे फाइबर से बनता है, अगर मैं हिंदी में सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे आप कपड़ा निकालते हो तो उस पर बल नहीं पड़ा होता, या पंजाबी में बोले वट पड़ जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा कोई कपड़ा जिसपे जल्दी रिंकल्ड ना हो। रिंकल का मतलब समझते हो, फेस पे जब रिंकल आ जाते हैं, आप थोड़े ओल्ड एज में जाते हो तो एक लाइंस आ जाती। तो बेसिकली पॉलिएस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जो कि ऐसे फाइबर से बना है जो कि जल्दी क्रश्ड नहीं होता, जो कि जल्दी रिंकल्ड नहीं होता। ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। ये हमेशा क्रिस्प एक खड़े कपड़े की तरह रहता है और इजी टू वॉश। आप इसे इजीली अपने घर पे भी धो सकते हो। देयर इज नो नीड टू गो टू द ड्राई क्लीनर। सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर की सबसे अच्छी ये करेक्टरिस्टिक है कि आपको ये इट इज मतलब आपको इन पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। बहुत ही चीप होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और इजी टू वॉश होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं। तो मतलब बेसिकली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं सब में आपको जो कुछ ये 4-5 करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, ये सब में मिलेंगी। तो पॉलिएस्टर में आपको कौन सी चीजें याद रखनी है, ये एक ऐसे फाइबर से बने होते हैं जिसपे जल्दी रिंकल्स नहीं आते। रिंकल्स का मतलब समझते हैं ना, जो फेस पे बूढ़े होने पे लाइंस आ जाती हैं, या हिंदी सिंपल भाषा में बोलूं, जब आप कपड़ा आप अलमीरा से निकालते हो तो उस पे वट पड़ते हैं। तो पॉलिएस्टर वाले कपड़े पे कभी भी ऐसे आपको बल पड़े हुए नहीं मिलेगा, मतलब रिंकल पड़े हुए नहीं मिलेंगे। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। आप इसे इजीली धो सकते हो। ठीक है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। कपड़े बनाने में, जो कपड़े आप पहनते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने में सबसे फेमस मैं अगर आपको बोलूं कि कौन सी चीज यूज होती है, दैट इज पॉलिएस्टर। रेयॉन भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। बट लेकिन आप नॉर्मल डेज पे सिल्क तो नहीं पहन सकते ना। आर्टिफिशियल सिल्क आपने देखा तो नहीं होगा कि हर कोई आर्टिफिशियल सिल्क पहन के घूम रहा है, नहीं। नॉर्मल वियर में आप कौन से फाइबर को यूज करते हैं, तो नॉर्मल वियर में आप याद रखेंगे कि आप पॉलिएस्टर को यूज करते हैं। नॉर्मल या नॉर्मल ड्रेस मटेरियल में आप पॉलिएस्टर को यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर कौन सा है, टेरिलीन। याद रखेंगे, सबसे पॉपुलर पॉलिएस्टर कौन सा है, टेरिलिन। कौन सा है, टेरिलिन। पॉपुलर पॉलिएस्टर कौन सा यूज होता है, टेरिलिन। एक और पॉपुलर पॉलिएस्टर है जो कि क्लोथ्स में नहीं बट लेकिन बाकी आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होता है, दैट इज पेट। पेट इजीली याद होगा, पेट। इसका फुल आगे हम नेम बताएं तो पॉलीइथाइलीन टेरिफेथलेट। पॉलीइथाइलीन टेरिफेथलेट, ये इसका पूरा नाम है। ये किन किन चीजों में यूज होता है, बॉटल्स बनाने में यूज होता है जिसमें आप पानी पीते हो, यूटेंसिल्स जिसमें आप खाना बनाते हो, फिल्म्स, वायर्स जो आप यूज करते हो, तो इसमें भी पॉलिएस्टर यूज होता है। तो बेसिकली आपको दो पॉलिएस्टर्स के नाम याद रखने हैं, टेरिलिन जो ड्रेस मटेरियल में यूज होता है, और पेट पॉलीइथाइलीन टेरिफेथलेट, ये किस में यूज होता है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर्स बनाने में। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पॉलिएस्टर के बारे में इतना ही गिवन है। जितना मैंने कंसाइज फॉर्म में लिखा है इतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन। अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, जिसका नाम है एक्रेलिक। एक्रेलिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ठंड में या विंटर्स में आप लोग यूज करते हो स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स और कोट्स, वूल्स के बने हुए। ज्यादा मोस्टली मतलब हाई क्लास जो लोग हैं वो तो वूल की बनी हुई चीजें पहनते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। पर ऐसे लोग जो वूल अफोर्ड ना कर सके, ठीक है, तो उस केस में वो कैसे अपने आप को विंटर्स से बचाएंगे। तो ऐसे केस में जब नॉर्मल या मिडिल क्लास लोग
अपने आप को बचाने के लिए कौन सा ऐसा फाइबर यूज करें जो वूल जैसा एक्सपीरियंस दे ठंड में। तो ऐसी विंटर क्लोथ्स जो बिल्कुल हमें वूल जैसा एक्सपीरियंस दे बट उसमें वूल नहीं यूज होता, तब हम कौन सा फाइबर यूज करते हैं, उस फाइबर का नाम है अक्रेलिक। कौन से फाइबर का नाम है? अक्रेलिक। अक्रेलिक एक ऐसा फाइबर है जो हमें वूल जैसा एक्सपीरियंस देता है बट लेस लेस एक्सपेंसिव और अफोर्डेबल होता है। नॉर्मल रेंज वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, कोट्स prepared from another type of synthetic fiber। जो चीजें वूल से ना बनी हो बट वूल जैसा एक्सपीरियंस दे हमें, कब? विंटर के सीजन में। विंटर के सीजन में आप कौन सी चीजें पहनते हो? स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स, कोट्स, ठीक है, ये सारी चीजें, या वार्म सॉक्स, ये सारी चीजें आप पहनते हो जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनी हो। उस सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है? अक्रेलिक। क्या नाम है? अक्रेलिक। अब क्वेश्चन आता है, वाई एक्रेलिक? एक्रेलिक क्यों भाई? तो आपने देखा होगा जो वूल के कपड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल लिमिटेड एडिशन होते हैं। जो प्योर वूल के कपड़े होते हैं उनमें ज्यादा वैरायटी नहीं होती, कलर्स नहीं होती। बट जो चीजें जो वूल जैसे मतलब जो फैब्रिक होता है या जो कपड़ा जो एक्रेलिक से बना हो, उसके क्या फायदे हैं? वो वेराइटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं, वो बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। तो आपके पास तो एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है? मोर ड्यूरेबल, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। और अफोर्डेबल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें ये एडवांटेज लगता है कि ये अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं होता है कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव है, वूल की तरह एक्सपेंसिव है, नहीं। तभी तो ये बनाया गया है ताकि नॉर्मल लोग भी वूल जैसा एक्सपीरियंस ले सके। हालांकि वूल नहीं होता बट लेकिन वूल जैसा आपको एक्सपीरियंस देगा विंटर्स में। तो दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, it is more durable and affordable, that's why we use acrylic instead of wool। wool भी यूज कर सकते हैं अगर जो हाई क्लास सोसाइटीज में लोग होते हैं वो वूल ज्यादा यूज करते हैं, बट लेकिन अगर नॉर्मल क्लास की बात करें तो ज्यादातर लोग एक्रेलिक यूज करते हैं। अब मैंने आपको कुछ 4-5 चीजें करेक्टरिस्टिक्स हर सिंथेटिक फाइबर की, वही 4-5 सिंथेटिक करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं जो चलती आ रही हैं। तो बेसिकली ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब लास्ट टाइम आपको सोची हूँ कि आपको बता दूं। इजी और कंसाइज 5-6 ही है जो मैंने आपको बताया है। जो मेन रीजन था सिंथेटिक फाइबर बनाने का या मैनमेड फाइबर बनाने का, पहला क्या है? अफोर्डेबल, मतलब लेस एक्सपेंसिव, नॉर्मल लोग भी इंजॉय कर सकते हैं फाइबर्स को। रेडिली अवेलेबल, अब देखा होगा ना प्योर चीजें जल्दी मिलती नहीं है मार्केट में। वो कहेंगे जी उस दुकान पे मिलेगी, नहीं जी उस दुकान पे मिलेगी, वो पुरानी दुकान है जी उसी पे प्योर चीज मिलेगी, या ब्रांडेड चीजों में मिले या ब्रांडेड स्टोर्स पे मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो सिंथेटिक फाइबर है आपको कहीं से भी मिल सकता है, तो ये भी टेंशन खत्म होगी। अफोर्डेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, कहीं से भी मिल सकता है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि प्योर चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, प्योर चीजें भी ज्यादा लंबे समय तक चलती है, पर उनका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। एज दे आर लेस एक्सपेंसिव, तो हम जो नॉर्मल इंडियन ह्यूमन बींग्स है, इंडियन पीपल है, वो लोग कम ध्यान रखते हैं, तो ज्यादा लंबे तक समय तक चलता है। इजी टू मेंटेन, यस, प्योर चीजों को काफी संभाल के रखना पड़ता है। देखा होगा ना आपकी मदर्स वगैरह भी प्योर चीजें काफी संभाल के रखती हैं, बट ये इजी टू मेंटेन। हाँ चलो जी, लेस अफोर्डेबल, सॉरी लेस एक्सपेंसिव है तो ये इजी टू मेंटेन, हाँ भाई कहीं भी रख लो, आप इसे आराम से रख सकते हो। ड्राई अप क्विकली, ये एक आपकी बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है कि प्योर चीज को आप अगर पानी में डिप करो और उसको सुखाने में लोगो, वो ज्यादा टाइम लेगी सूखने में एज कंपेयर टू ये सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। तो ये इजीली सूख जाता है। यू कैन वॉश इट एट होम। आपने देखा होगा जो प्योर चीजें होती है ना, उस पर एक टैग लगा होता है कि इनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, बट लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर है आप इसको इजीली अपने घर पे भी धो सकते हो। टफ एंड स्ट्रॉन्ग, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है। जो प्योर चीज होती है ना वो काफी सॉफ्ट सी, डेलिकेट सी होती है, तभी उनको संभाल के रखना पड़ता है। बट लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आप इसको इजीली कहीं भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हमने देखिए सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर ली। अब हम आपके टॉपिक, जो मेन टॉपिक है आपका चैप्टर का नाम है प्लास्टिक
अब हम प्लास्टिक के ऊपर आते हैं कि कितनी तरह के प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में हम उसको प्लास्टिक को कैसे यूज करते हैं। तो हम बेसिकली इसमें ये सब करेंगे। तो प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मैंने आपको बताया था ना, ऐसे स्मॉल यूनिट जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जुड़कर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज दे आर इजीली मॉड्यूबल। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज में मिलेंगे। आप अपने आसपास देखिए, आप अपने घर में आसपास देखिए, आपको कितनी प्लास्टिक की चीजें नजर आएंगी। चेयर्स, बकेट्स जिनमें आप नहाते हैं, मग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब बेसिकली आपको डिफरेंट शेप साइज में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे मॉड्यूबल, बहुत मॉड्यूबल होते हैं। मॉड्यूबल का मतलब है इजीली मॉडिफाई हो जाते हैं, इजीली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं अगर हम उनको उनके ऊपर गर्म पानी डालें या इनको किसी भी हीटिंग प्रोसेस में रखें। तो दैट्स वाई हम प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, ये डिफरेंट शेप्स में मिल जाते हैं, डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजीली मॉड्यूएबल है। क्या है? इजीली मॉड्यूएबल है, इजीली अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कैन बी रिसाइकल्ड, दोबारा रिसाइकल हो सकते हैं। रीयूज, दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज किया इसको फेंक दिया, इट कैन कि डेंजरस ना हो आपके लिए, आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। कलर्ड, आपने देखा होगा चेयर्स भी आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी पाई जाती हैं। आपको मग या बकेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिल जाते हैं, तो ये कलर्ड फॉर्म में होते हैं। मेल्टेड, आप इनको इजीली मेल्ट करके किसी और शेप और किसी साइज में दे सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स और वायर्स, आप इनको शीट्स या वायर्स में भी रोल कर सकते हैं इजीली। आपने देखा होगा ना, वायर्स के ऊपर वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है बेसिकली। तो दैट्स वाई प्लास्टिक के ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या है? पहला पॉइंट है प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे स्मॉल यूनिट जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि स्मॉल यूनिट्स जुड़ के एक लार्ज यूनिट, एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही होता है। अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज, बहुत सारे शेप्स और साइजेस में हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मॉडिफाई करना, इनके शेप और साइज को चेंज करना बहुत इजी है। और ये रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। कलर्ड फॉर्म में होते हैं, आपने देखा है चेयर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और साइजेस की आती हैं। मग जो आप अपने बाथरूम में यूज करते हो वो भी डिफरेंट साइज का आता है। बकेट्स जो आप यूज करते हो वो भी डिफरेंट शेप और साइज के आते हैं। आप इनको इजीली मेल्ट कर सकते हो, तभी अगर मेल्ट कर सकते हो तभी आप इनको डिफरेंट शेप और साइज में ला सकते हो। रोल्ड इनटू शीट्स और वायर्स, मेल्ट करने के बाद आप इनको रोल कर सकते हो, शीट्स बना सकते हो, इनकी वायर्स बना सकते हो, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स की बात करें, मैंने नीचे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। चेयर्स, मैंने आपको पहले ही बताया है। बकेट्स जो आप बाथरूम में यूज करते हो, मग जो आप यूज करते हो। पॉलिथीन बैग्स, अब तो ये बैन हो गया है, अब तो जूट बैग्स यूज होते हैं, डिफरेंट दूसरे तरह के, दिखने में पॉलिथीन जैसे ही होते हैं बट वो पॉलिथीन बैग्स नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स भी एक प्लास्टिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दो अब ये बैन हो चुका है, बट पहले पॉलिथीन बैग्स यूज होते थे। अब हम बात करते हैं, आपकी बुक में जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स। दैट इज थर्मोप्लास्टिक। आइए समझते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। सच प्लास्टिक which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ऐसा प्लास्टिक जिसको जब हम हीट करें वो अपनी शेप चेंज कर दे, और जो शेप हम उसको देना चाहते हैं वो इजीली उसको, मतलब मॉड्यूल अपना, कैन बी बेंट इजीली, अपने आप को इजीली बेंट कर दे उस शेप में। तो ऐसे प्लास्टिक को आप क्या बोलोगे? थर्मोप्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जो हीट होने पे इजीली अपनी पहली वाली शेप छोड़ के आप जो शेप उसको देना चाहते हो उस शेप में इजीली बेंट हो जाए, तो ऐसे प्लास्टिक को आप क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जिसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला पढ़ा थर्मोप्लास्टिक,
अब हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। भाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक which when moduled once, plastic which when moduled once cannot be softened by heating। ऐसा प्लास्टिक जिसको आपने एक शेप दे दी, ठीक है, अब बाद में आप सोचो नहीं नहीं ये शेप नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करके दूसरी शेप देना चाहें बाय हीटिंग, पर वो अपनी शेप चेंज नहीं करे, तो ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो हीट करने पे अपनी पहली शेप छोड़ के दूसरी शेप में आ जाता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो हीट करने पे अपनी पहली शेप नहीं छोड़ता। वो कहता है कि भाई मैंने जो एक शेप ले ली, अब मैं अपनी शेप चेंज नहीं करूंगा। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको प्लास्टिक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, देखिए आप आयरन को बाहर रखिए, लोहे को बाहर रखिए, तो आप कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीनों बाद आप उसको देखोगे वो रस्टिंग शुरू हो जाएगी उस पे। रस्टिंग का मतलब समझते हैं ना, एक ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है उस पे, जंग जिसे हिंदी में बोलते हैं, जंग लग गया जिसे। तो क्या होता है कि वो जो आयरन है वो रिएक्टिव होता है, किसके साथ रिएक्ट होके? वाटर और एयर के साथ रिएक्ट होके उस पे रस्टिंग आ जाती है। बट प्लास्टिक का ऐसा केस नहीं है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। आप प्लास्टिक को जितनी देर बाहर रखो, प्लास्टिक पे कोई रस्टिंग नहीं होएगी, प्लास्टिक पे कोई जंग नहीं लगेगा, तो हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जबकि हम अगर आयरन को बाहर रखें तो आयरन पे जंग लग जाता है, बट प्लास्टिक पे जंग नहीं लगता है। दैट्स व्हाई प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब ये तो नहीं है ना मेटल की तरह, अगर आप मग को आप हाथ में पकड़े, एक मेटल का मग पकड़े और एक प्लास्टिक का मग पकड़े, तो आपको कौन सा हल्का लगेगा? ऑब्वियसली प्लास्टिक वाला हल्का लगेगा। इट इज स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग, हाउएवर आयरन की जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ इट इज स्ट्रॉन्ग। जल्दी टूटता नहीं है, कांच की तरह नहीं होता कि एकदम गिरा और टूट गया, ऐसा नहीं है, प्लास्टिक जल्दी टूटता है। ड्यूरेबल, लॉन्ग रन में चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, आप इसको अगर ध्यान से यूज करेंगे तो लॉन्ग रन में अच्छा चलेगा। तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक हो गया। आगे बात करते हैं, प्लास्टिक्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जो आयरन होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पहले आप मतलब समझिए। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इसमें से जल्दी कोई भी गर्म चीज या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। समझ में आई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि उसमें से करंट इजीली पास हो सकता है। अब आपने देखा होगा लोहे की चीजों में जल्दी करंट आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और प्लास्टिक इज एज मैंने बताया कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें से करंट इजीली पास नहीं होगा। तो तभी तो आप इसको बाथरूम में इजीली यूज कर सकते हो। लोहे की चीजें आप बाथरूम में क्यों नहीं यूज करते? पता चले आप कोई नहा के निकले और किसी लोहे की चीज को पकड़ लो, आपको करंट लग जाएगा। दैट्स वाई हम अपने बाथरूम में प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट जल्दी पास नहीं होता। दैट्स वाई हम प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल है, क्या प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है? इस टॉपिक में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले कि क्या प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, उससे पढ़ने से पहले हम पहले दो टर्म्स पढ़ेंगे। आपने अगर सुनी हो तो वेल बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुनी तो मैं इसमें समझा दूंगी आपको। दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पहले पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। मटीरियल विच गेट्स डीकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसा मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसको सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया।
जो मैंने आपको पहले एक चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में, उसमें हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चीजों को डीकम्पोज करते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो कि डीकम्पोज हो जाए, या बैक्टीरिया के थ्रू या फंगाई के थ्रू या एल्गी के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू वो डीकम्पोज होना चाहिए। ऐसा कोई मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाए थ्रू नेचुरल प्रोसेस, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाए किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा प्रोसेस जो इजीली डीकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, नॉट इजीली डीकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम बात करते हैं ऐसा मटेरियल जो इजीली डीकम्पोज हो जाए, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो इजीली डीकम्पोज नहीं होता, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो प्लास्टिक है वो आपका आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कम्युनिटी। जो प्लास्टिक है वो आपका किस कम्युनिटी में आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल कम्युनिटी में। वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से इजीली डिकम्पोज होता है, ना वो कोई नेचुरल एजेंट के थ्रू इजीली डिकम्पोज होता है। तो प्लास्टिक्स या प्लास्टिक की बनी हुई जितनी चीजें वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती, उनको पता नहीं कितने साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। और यही चीज हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। देखो, जो चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। उस नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है हमारा प्लास्टिक। भले ही प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस होते हैं, मतलब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक के बताए थे। इजीली शेप चेंज कर लेता है, किसी भी कलर में मिल जाता है, किसी भी शेप साइज में आ जाता है, इसी लेस एक्सपेंसिव होता है, अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होता है। बट ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। जो चीजें इजीली डिकम्पोज नहीं होती वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। आपने प्लास्टिक बैग्स के बारे में सुना होगा, पॉलिथीन बैग्स जो कि बैन हो चुके हैं, अभी बैन हो चुके हैं। क्यों बैन हुए हैं? इसीलिए बैन हुए हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक के बैग्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट डीकम्पोज? कितना टाइम लगता है इनको डीकम्पोज होने में? आंसर नीचे लिखा है, इट टेक्स सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स पता है क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि प्लास्टिक कितने सालों में डिकम्पोज होता है। तो इट टेक्स सेवरल ईयर्स। सेवरल में कितने भी ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है? इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए पता ही नहीं है कि कितने साल लगते हैं। हाँ, बस लिखने के लिए हम ये लिख सकते हैं, इट टेक्स सेवरल इयर्स टू गेट डीकम्पोज्ड एज इट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। मैंने आपको बोला था ऐसा मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। इट कॉजेस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। कैसे? सोचने वाली बात है, कैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन? कैसे? जब आप प्लास्टिक को हीट करते हो तो क्या होता है? जब आप प्लास्टिक बैग को हीट करते हो, पॉलिथीन को हीट करते हो, तो क्या होता है? कुछ फ्यूम्स निकलती हैं। वो फ्यूम्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं पॉइजनस फ्यूम्स। पॉइजनस होती हैं, जहरीली फ्यूम्स निकलती हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाके क्या करती हैं? एयर पॉल्यूशन करती हैं। क्या करती हैं? एयर पॉल्यूशन। इसीलिए हम इनको बोलते हैं दैट दे आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन बैग्स इसीलिए बैन किए गए थे क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते, और अगर हम इनको जलाएंगे तो क्या होगा? ये पॉइजनस फ्यूम्स पैदा करेंगे जो कि क्या करेंगे? एट द एंड एयर पॉल्यूशन करेंगे। सिंपल। अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि कैसे इन चीजों को ठीक करा जाए।
तो हम बात करते हैं पॉइंट्स टू सॉल्व दिस इशू, कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो हम इस इशू को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। पहला, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। आपको प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करना है, मतलब जितना कम से कम आप प्लास्टिक को यूज करें उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात करें, मेक यूज ऑफ जूट एंड कॉटन बैग्स। जितना हो सके प्लास्टिक की जगह पे आप कॉटन बैग्स का इस्तेमाल करें, जूट बैग्स का इस्तेमाल करें। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। आपने आज तो देखा होगा, ये एक चल रहा है ना, मुहिम टाइप चल रही है कि सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। क्यों? ताकि ये सब चीजें, ये जो इन्वायरमेंट को हम अपने सेव कर सकें। उसी से रिलेटेड है कि बायोडिग्रेडेबल जो चीजें इजीली डिकम्पोज हो गए उनको अलग से सेपरेट, उनको अलग कर दो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनको अलग कर दो। लास्ट में आता है मेक यूज ऑफ 5R प्रिंसिपल। 5R, आपके 5R एक प्रिंसिपल होता है, आपको उसको यूज करना है। कैसे? रिड्यूस, जो चीजें प्लास्टिक की हैं उनका यूज कम कर दो। दूसरा, रीयूज, ऐसी चीजें यूज करो जो दोबारा यूज कर सके, ठीक है। रिसाइकल, ऐसी चीजें यूज करो जिनको आप रिसाइकल कर सको, मतलब उनसे कुछ और भी चीजें रिसाइकल हो सकेंगी। रिकवर, ठीक है, ऐसी चीजें हो जो रिकवर हो सके, सॉरी रिकवर नहीं, रिकवर हो सके। रिफ्यूज, ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है उनको आप रिफ्यूज कर दो यूज करने से। कौन से 5 आ रहे हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ये 5। तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर खत्म। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।